हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिजिक्स बाय संजीत सर क्लासेस पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जीवन उत्पत्ति की प्राचीन परिकल्पनाएं, लेकिन आज पढ़ेंगे जीवन उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पनाएं। तो देखिए आज का टॉपिक का नाम है जीवन उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना या प्राकृतिकवाद। तो देखिए प्राचीन काल में हुआ क्या था कि एक बहुत बड़ा आग का गोला हुआ करता था जिसमें बहुत अधिक टेम्परेचर होता था, और उस गोले का टेम्परेचर अधिक होने के कारण एक दिन विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ, जिसमें से कहा गया है कि जो उस ठोस गोले का मध्य भाग था वो सूर्य बना तथा उसके चारों तरफ गति करने वाले जो पिंड था वो ग्रह बना। इस प्रकार से यहाँ सूर्य तथा ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस परिकल्पना को 7 भागों में बांटा गया है और इन 7 भागों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम चरण। अब ये प्रथम चरण में क्या हुआ, तो देखिए इस चरण में ओपेरिन के अनुसार, तो जो ये चरण था उसमें ओपेरिन के अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक। और वो भी ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, तो सूर्य से टूटकर बने पिंडों से हुआ। तो देखिए जो प्रथम चरण है उसमें ओपेरिन के अनुसार देखा गया कि ग्रहों का निर्माण हुआ है, वो भी सूर्य से टूटकर जो बने पिंड है उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो सूर्य होता है एक ज्वलित घूर्णी बादलों से मिलकर बना होता है। तो इस चरण में ये भी बताया गया है कि सूर्य जो होता है ज्वलित घूर्णी बादलों से मिलकर बना होता है, जिसका तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए ये जो सूर्य था उसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता था। उसके बाद इसमें पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे कम हुआ वैसे वैसे जो भारी धातु थे वो गुरुत्वाकर्षण तथा घूर्णी गति के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर एकत्रित होते गया, तथा जो हल्के धातु थे वो आपस में मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया। तो देखिए यहाँ कि जो पृथ्वी का तापमान कम होते गया, कम होने के बाद जो भारी धातु थे वो गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की केंद्र की ओर, अर्थात जो केंद्रीय भाग है उसमें एकत्रित होते गया, तथा जो हल्के भार वाले परमाणु थे वो आपस में मिलकर यहाँ वायुमंडल का निर्माण किया। तो देखिए इस चरण में बताया गया है कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होते गया, कम होने के कारण जो भारी धातु थे वो गुरुत्वाकर्षण तथा घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी है उसके केंद्रीय भाग में एकत्रित हुआ, और जो हल्के भार वाले परमाणु थे वो आपस में मिलकर वायुमंडल का निर्माण किए। तो इस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो हमने देखे प्रथम चरण में वायुमंडल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है दूसरा चरण। तो देखिए दूसरा चरण में क्या हुआ, तो इस चरण में ताप और अधिक कम हुआ। इस चरण में
ताप जो था और अधिक कम हुआ, जिसके कारण जो हल्के परमाणु थे वो रासायनिक क्रिया करना प्रारंभ किए। तो देखिए दूसरा चरण में क्या हुआ कि पृथ्वी का तापमान और अधिक कम हुआ। कम होने के कारण जो हल्के परमाणु थे वो आपस में रासायनिक क्रिया को करना प्रारंभ किए और वो मिलकर आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण किए। तो यहाँ देखिए जो हल्के परमाणु थे रासायनिक अभिक्रिया करना प्रारंभ किए और रासायनिक अभिक्रिया कर कर यौगिक का निर्माण किए, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ दूसरा चरण में स्थल मंडल का निर्माण हुआ। तो जब हमने पढ़े कि पहला चरण में वायुमंडल का निर्माण हुआ और दूसरा चरण में स्थल मंडल का निर्माण हुआ। तो देखिए स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ कि जो हल्के भार वाले धातु थे वो आपस में अभिक्रिया करना प्रारंभ किए और अभिक्रिया कर कर यौगिक बनाए और यौगिक बनाना भी आरंभ किए और उस यौगिक के बनने की प्रक्रिया ही स्थल मंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद इस चरण में हाइड्रोजन के स्वतंत्र अणुओं की संख्या जो थी बहुत अधिक हुआ करती थी। तो उसके बाद जो हाइड्रोजन की स्वतंत्र अणु थी वो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर कर नए नए यौगिकों का निर्माण करना शुरू किए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण हुआ और नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण हुआ। तो देखिए जो हाइड्रोजन का अणुओं की जो संख्या थी वो अधिक थी और यही हाइड्रोजन के अणु जो था ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया और ये जो जल था वो एक जलवाष्प के रूप में था। ये जो जल है वो जलवाष्प के रूप में हुआ करता था और वही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अर्थात अभिक्रिया कर अमोनिया का निर्माण किया। तो इस प्रकार से दूसरा चरण में हम लोग देखें कि स्थल मंडल का निर्माण हुआ, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलवाष्प का निर्माण किया तथा अमोनिया नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण किया। देखते हैं तीसरा चरण। आइए अब तीसरा चरण में क्या होता है। तो इस चरण में पृथ्वी का तापमान और अधिक कम होते गया और उसके बाद जो जलवाष्प था वो पानी के रूप में बरसने लगा। तो तीसरा चरण में क्या हुआ कि जो जलवाष्प था वो पानी के रूप में बरसने लगा और पानी के रूप में बरसने के कारण क्या हुआ कि जो हमारा स्थल मंडल था वो पूरी तरह से सागरों से ढक गया। उसके बाद तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस कम होने लगा और होने पर क्या हुआ जो स्थल मंडल था वो सागर से ढक गया और इस प्रकार से अन्य रासायनिक अभिक्रिया हुआ तथा न्यूक्लिक अम्ल तथा डीएनए आरएनए का निर्माण हुआ। तो आइए यहाँ क्या हुआ तीसरा चरण में कि जो जल था या टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होकर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने लगा और जो जलवाष्प था वो जल के रूप में बरसना आरंभ हुआ और बरसकर जो स्थल मंडल था वो पूरी तरह से सागरों से ढक गया। ढकने के बाद भी टेम्परेचर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने लगा और यहाँ अन्य रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हुआ जिससे न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ और यह जीव द्रव का मुख्य घटक था।
जो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए होता है वो जीव द्रव का मुख्य घटक होता है और इसी तरह सागर में जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा चरण। तो चौथा चरण में क्या हुआ कि सागर में जितने भी अणु थे वो परस्पर प्रतिक्रिया करना शुरू किए और उसके फलस्वरूप वहां जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जिसमें से कार्बनिक यौगिक प्रोटीन के छोटे छोटे समूह एकत्रित हुए और कार्बनिक यौगिक तथा जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े थे वो एकत्रित होकर पूर्ण रूप से जीवन की संरचनाएं बनाना शुरू किए। तो यहाँ पूर्ण रूप से जीवन की संरचनाएं थी। ये था चौथा चरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं पांचवा चरण। तो देखिए पांचवा चरण में क्या हुआ कि न्यूक्लियर प्रोटीन गुणित होकर बड़े बड़े जटिल अणुओं में परिवर्तन होने लगे। तो देखिए जो न्यूक्लिक प्रोटीन थे वो गुणित होना शुरू हुआ और गुणित होकर बड़े बड़े जटिल अणुओं में निर्माण परिवर्तन होने लगे। सॉरी, यहाँ जो जटिल अणु है उसमें परिवर्तन होने लगे। उनमें से द्विगुणित अणुओं की क्षमता थी और साथ में जो जटिल अणु थे उनमें द्विगुणित होने की भी क्षमता थी। उन पूर्व जीवाणुओं की तुलना वर्तमान में विषाणुओं की तुलना। तो देखिए यहाँ जो जीवाणुओं का निर्माण हुआ तो प्राचीन में जो जीवाणु हुआ करता था उसकी तुलना वर्तमान के विषाणुओं से की जाती थी। तो देखिए यहाँ बताया गया कि जो पूर्ण जीवाणु थे उनकी तुलना वर्तमान में विषाणुओं से की जाती थी और ये जो जीवाणु थे वो परपोषी थे जो निर्जीव एवं सजीव के बीच के कड़ी कहलाते थे। तो देखिए यहाँ जो प्राचीन में सबसे पहले जो जीवाणु का निर्माण हुआ वो जीवाणु निर्जीव तथा सजीव के बीच के कड़ी हुआ करते थे। तो जो जीवाणु थे उसको निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता था क्योंकि ये परपोषी थे लेकिन संघर्षशील होकर ये संघर्षों के परिणाम स्वरूप स्वपोषित हो गए। तो इस कारण से इस जीवाणुओं को निर्जीव तथा सजीवों के बीच के कड़ी कहा जाता है। और अभी जो आधुनिक जीवाणु है वो नीले हरे शैवाल के समान होते हैं। नेक्स्ट है छठा चरण। तो देखिए अब छठा चरण में क्या हुआ कि इसमें सौर ऊर्जा का ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो देखिए छठा चरण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना आरंभ हुआ। उसमें क्या होता था कि जो थे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते थे और वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ये निम्न कोटि के हुआ था, निम्न कोटि के था करोड़ों वर्ष के बाद कोशिकाओं में क्लोरोफिल, फिर उसके बाद यहाँ करोड़ों वर्षों के बाद कोशिकाओं में क्लोरोफिल की विकसित हुआ, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होने लगा और इस तरह ऑक्सीजन अणुओं में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यह ओजोन में परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ छठा चरण में क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। इसमें जीव जो थे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे। उसके बाद करोड़ों वर्ष के बाद हुआ क्या कि जो जीव होता था उसमें क्लोरोफिल होना शुरू हुआ, यानी क्लोरोफिल विकसित हुआ करता था और ऑक्सीजन मुक्त होने लगा। मुक्त ऑक्सीजन के अणुओं में वृद्धि हुई और वृद्धि होकर ओजोन का निर्माण हुआ।
अर्थात जो ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ था वो ओजोन में परिवर्तन होने लगा। लास्ट है 7वां चरण। तो देखिए इस चरण में क्या हुआ कि लगभग 1.7 से 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ और इसमें सुकेंद्रीय कोशिकाओं का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से 7वें चरण में सुकेंद्रीय कोशिकाओं का उद्भव हुआ और इन 7 चरण को द बिग बैंग थ्योरी में आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ द बिग बैंग थ्योरी है और इसमें इन 7 चरण को बताया गया है। नेक्स्ट है जीवों में विविधता तथा समानता। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक समान होते हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति संरचना भी समान होते हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ भिन्नता भी उपस्थित होते हैं, अर्थात वो समान होते हुए भी एक दूसरे के भिन्न होते हैं। तो इन सबकी जानकारी जीवों में विविधता तथा समानता में किया जाता है। तो इसमें क्या है कि अमीबा से लेकर विशालकाय व्हेल तक तथा जटिलतम मानव सहित अणुओं में लगभग 12.5 लाख जातियां है तथा बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय वृक्ष पादपों में 5 लाख से अधिक जातियां खोजी जा सकती है। इसमें बताया गया है कि जो अमीबा से लेकर विशालकाय व्हेल तथा जटिलतम मानव में 12.5 लाख जातियां तथा बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय वृक्ष अर्थात पादपों में 5 लाख से अधिक जातियां खोजी जा सकती है। नेक्स्ट है तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी प्रमाण। तो देखिए तुलनात्मक शारीरिकी तथा आकारिकी प्रमाण में क्या होता है कि ऐसे जीव जो देखने में एक समान होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका उद्भव एक समान होते हैं लेकिन उनमें कार्य के आधार पर भिन्नता दिखाई देती है। तो इन प्रकार के जीवों में तुलना करना तुलनात्मक शारीरिकी तथा आकारिकी प्रमाण में अध्ययन किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं पौधों में विविधता पाई जाती है और ये विविधता लेकिन फिर भी कुछ लक्षण यह जंतुओं तथा पौधों को एक दूसरे के समान प्रदर्शित करते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवन की शारीरिकी एवं संरचनाओं की समानता इस बात का द्योतक है कि एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी प्रमाण में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जंतु तथा पौधे में विविधता पाई जाती है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जंतुओं में लक्षण होते हैं जो एक समान प्रदर्शित होते हैं और ये जो विभिन्न प्रकार की जीवन की शारीरिक संरचनाएं की सामान्य जो होता है इस बात का द्योतक है कि वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित है और इस प्रकार से इसमें 2 जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक समजातता तथा दूसरा समरूपता, जिसको असमजातता भी कहा जाता है। तो देखिए पहला है समजातता, दूसरा है समरूपता जिसको असमजातता भी कहा जाता है और इन दोनों को डिटेल्स हम कल के क्लास में पढ़ते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।